हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ काजल मिश्रा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनएस एजेंट। मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको पूरा सीएनएस स्टिमुलेंट समझाया था और उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, वो कैसे काम करता है। देन सेकेंडली मैंने आपको एंटीसाइकोटिक समझाया था कि एंटीसाइकोटिक कैसे काम करता है, एंटीसाइकोटिक की क्या क्लासिफिकेशन है। पर आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सीएनएस डिप्रेसेंट। तो चलिए जानते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट क्या होता है। दिस आर द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनएस एजेंट। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि डेफिनेशन क्या है सीएनएस डिप्रेसेंट की, व्हाट आर देयर यूजेस, क्लासिफिकेशन क्या है और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं सीएनएस डिप्रेसेंट के, और what are the therapeutic pearls of CNS depressant, their pharmacokinetic, pharmacodynamic, tolerance and dependence of CNS depressant, withdrawal symptoms क्या है CNS depressant के, toxicity and overdose, clinical precaution, and then in last मैं आपको समरी पूरी ब्रीफ करूंगी जो हमने CNS depressant में पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। what are CNS depressant? तो जो सीएनएस डिप्रेसेंट होता है ना, मतलब कि ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारी ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो गतिविधि है उसको स्लो डाउन कर देती है, यानी कि धीमा कर देती है। जब दिमाग की जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है हमारी वो स्लो डाउन हो जाती है तो वो क्या असर दिखाती है, एक तो हमारा शरीर और जो हमारा मन है आराम महसूस करता है, हमें नींद या सुस्ती आने लगती है, हमारी एंग्जाइटी यानी कि चिंता कम हो जाती है, और ज़्यादा मात्रा में देने से एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी भी हो सकती है। अगर मैं आपको इजी वर्ड में बताऊं तो सीएनएस डिप्रेसेंट दिमाग को स्लो मोशन में डाल देती हैं जिससे इंसान को रिलैक्स और शांति महसूस होती है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट? फर्स्ट हम इसको एंग्जाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर में देते हैं, यानी कि उसमें जो हम ड्रग्स देते हैं वो है बेंजोडाइजेपिन, जिसमें इंक्लूडेड है डाइजेपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम। ये क्या करती है, सीएनएस एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, ये हमें कामनेस और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है जो कि हमारी बेंजोडाइजेपिन होती है। पूरा ब्रीफ मैं आपको वीडियो में करवाऊंगी जो मैं बेंजोडाइजेपिन के बारे में ब्रीफ आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन सेकंड है इंसोम्निया में और स्लीप डिसऑर्डर में, जैसे आपको नींद नहीं आ रही, रात को घबराहट हो रही है, तो उसमें हम बेंजोडाइजेपिन ड्रग और नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन में टिमाजीपाम, टिराइजोलाम ये ड्रग हम प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स में जोल्पिडेम, जेलिप्लोन, एस जोपिक्लोन ऐसी ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं। देन थर्ड हम इसे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे और सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। उसमें बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स दोनों ही हम प्रिस्क्राइब करते हैं। बेंजोडाइजेपिन में डाइजेपाम, लोराजिपाम एक्यूट सीजर्स और स्टेटस एपिलेप्टिक के लिए, और बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटल ही देते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म सीजर की प्रॉब्लम है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए। देन फोर्थ हम इसको प्री एनेस्थेटिक और सर्जिकल यूज़ में देते हैं। मेनली बार्बिचुरेट्स में थायोपेंटल, प्रोपोफोल, मिडाजोलाम सिडेशन के लिए दिया जाता है, सर्जरी से पहले एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए। फिफ्थ हम इसको पेन मैनेजमेंट में देते हैं, जब किसी भी तरीके से हमारा पेन मैनेज नहीं होता तो सीवियर पेन के लिए हम अपोइड ड्रग देते हैं, जो कि जैसे कि मॉर्फिन, फेंटानाइल, कोडीन, ये सीवियर और एक्यूट क्रोनिक पेन के लिए दिया जाता है। ये हम अदर एनाल्जेसिक के साथ भी कंबाइन करके दे सकते हैं। देन सिक्स्थ इज अल्कोहल विड्रॉल के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बेंजोडाइजेपिन को क्लोरडाइजेपोक्साइड इज अ फर्स्ट चॉइस। देन डाइजेपाम देते हैं। सेवंथ इज मसल रिलैक्सेशन के लिए बेंजोडाइजेपिन देते हैं, डाइजेपाम जो कि स्पास्टिसिटी को रिड्यूस कर देता है। ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं जैसे कि बैक्लोफेन, टिजानिडिन। देन एट्थ हम किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, सीएनएस डिप्रेशन को कफ सप्रेशन के लिए एज अ एंटीटसिव। अपोइड ड्रग देते हैं उसमें जैसे कि कोडीन जो कि हमारे कफ को सप्रेस करता है, डेक्स्ट्रोमिथार्फन जो कि ड्राई कफ के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। नाइन डायरिया एंटी डायरियल ड्रग भी यूज़ करते हैं, जैसे ओपोइड्स में लोपेरामाइड होता है जो कि हमारे डायरिया को कंट्रोल करता है। डाइफिनॉक्सिलेट होता है जो कि हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की गतिशीलता है ना, हमारी गैस्ट्रिक की गतिशीलता है उसको स्लो डाउन कर देता है। देन टेंथ होता है गाइस साइकेट्रिक एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। ये साइकेट्रिक और बिहेवियरल डिसऑर्डर को भी मैनेज करने के लिए हम सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये सिडेटिव्स होते हैं, इसलिए जो हमें चिड़चिड़ाहटपन होती है, एग्रेशन होता है, उसको कंट्रोल कर सकती है ये मेडिसिन। ठीक है,
देन जो CNS डिप्रेशन मेनली हम यूज़ करते हैं ना सिडेशन के लिए, यानी कि पर्सन को जैसे बेचैनी हो रही है, उसको नींद आ जाए, या फिर सर्जरी से पहले जो उसको एंग्जाइटी हो रही है उसके लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। स्लीप इंडक्शन के लिए, एंग्जाइटी से रिलीफ दिलवाने के लिए, मिर्गी के दौरे या दौरों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे सीजर्स और एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए, पेन को मैनेज करने के लिए, जो पेन कहीं भी मैनेज नहीं हो पा रहा है एनाल्जेसिक नसीर लेने के बाद भी नहीं, तो हम सीवियर पेन के लिए अपोइड एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं। मसल रिलैक्सेशन के लिए एज अ एनेस्थीसिया भी देते हैं इसको, और अल्कोहल की विड्रॉल के लिए भी हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट गाइस। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ CNS डिप्रेशन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है गाइस? तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो होती है गाबा सिस्टम इन्हेंसर इन्हेंस इनहिबिशन, यानी कि ये हमारे ब्रेन को नेचुरल ब्रेक गाबा को स्ट्रॉन्ग बना देती है। जैसे कि फर्स्ट होता है इसमें बेंजोडाइजेपिन आता है, ठीक है। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है गाबा सिस्टम इन्हेंसर में। फर्स्ट है बेंजोडाइजेपिन, ये भी गाइस 6 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इसमें आती है बेंजोडाइजेपिन ड्रग, जिसमें इंक्लूड है डाइजेपाम ड्रग, लोराजीपाम, मिडाजोलाम, एल्प्राजोलाम। देन जो सेकंड है वो है बारबिचुरेट्स, जिसमें जो ड्रग्स आ रही हैं फिनोबार्बिटल, थायोपेंटल, पेंटोबार्बिटल। थर्ड है नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक जेड ड्रग्स, यानी कि जोल्पिडोम और जेलिप्लोन, एसजोपिक्लोन। देन फोर्थ है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग, जिसमें आती है प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, पोटेंशिएट गाबा एनहेंसर होती है, ठीक है। रैपिड एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है, सिडेशन कॉज करता है इमीडिएटली। देन जो फिफ्थ आती है गाइस वो होती है इनहालेशन एनेस्थीसिया, यानी पार्शली गाबानर्जिक बोलते हैं, आइसोफ्लोरीन, सीवोफ्लोरीन, डेसफ्लोरीन, जो कि गाबा ए करंट को इन्हेंस कर देती है। सिक्स्थ होती है अल्कोहल, जिसमें इथानॉल मेनली आता है, यानी कि ये पोटेंशिएट गाबा ए होती है, सिडेशन कॉज करता है, एंजेलिसिस कॉज करता है। इसको हम 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट बेंजोडाइजेपिन के साथ, बेंजोडाइजेपिन में कौन कौन सी ड्रग आ रही हैं, क्या उसके यूजेस हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ब्रीफ बताऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर ध्यान से देखिएगा जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगी गाइस। देन बी, क्लासिफिकेशन बी में क्या है? ड्रग जो कि ब्लॉक कर देती है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन, यानी कि ग्लूटामेट सिस्टम। ये क्या कर देती है? ये एक्सेलरेटर को ब्रेन के रिड्यूस कर देती है, यानी ग्लूटामेट जो होता है वो एक्सेलरेटर होता है हमारे ब्रेन का एक टाइप से, उसको कम कर देती हैं। इसमें आगे फर्दर क्लासिफाइड है गाइस ये। देन 3 टाइप में क्लासिफाइड हैं, जिसमें फर्स्ट है NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो कीटामाइन, फेनिसाइक्लिडिन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, जो कि NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जो हमारा एक्साइटेटरी कैल्शियम है, सोडियम की एंट्री है, वो डिक्रीज हो जाती है। सेकंड होती है गाइस हमारी इनहालेशन एनेस्थीसिया, ठीक है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लोरीन, सेवोफ्लोरीन इंक्लूड है। थर्ड होती है अल्कोहल, जिसे इथानॉल बोलते हैं। 10C इज ड्रग जो कि एक्टिवेट कर देती है इनहिबिटरी रिसेप्टर, यानी कि अपोइड सिस्टम। ये कर देती है, ये टर्न ऑन कर देती है बॉडी के नेचुरल ब्रेक को विया अपोइड GPCRs, ठीक है। अपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट जो ड्रग हैं गाइस वो है मॉर्फिन, फेंटानाइल, कोडीन, ट्रामाडोल, मिथाडोन, लोपिरामाइड। मैं आपको ब्रीफली अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं इसको एक एक करके आपको बताऊंगी कि ये ड्रग्स क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या यूजेस है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है गाइस, ताकि मैं आपको पूरा CNS डिप्रेशन समझ में आ जाए। जैसे जो डी है वो है ड्रग जो कि स्टिमुलेट करती है अदर इनहिबिटरी पाथवे, यानी कि फर्स्ट इसमें क्या आ गया? गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसमें कौन सी ड्रग होती है? बैक्लोफिन इंक्लूडेड है। सेकंड होती है अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें कौन सी ड्रग्स इंक्लूडेड है? क्लोनिडिन, टीजानिडिन, डेक्समेटोमिडाइन। देन थर्ड इसमें इंक्लूडेड है गाइस H1 एंटी हिस्टेमाइन ड्रग्स, यानी कि फर्स्ट जनरेशन सिडेशन जो होती है, जो है डाइफिनाइल हाइड्रेमाइन, हाइड्रोक्सीजिन, प्रोमिथाजोन इसमें इंक्लूडेड है। तो जो क्लासिफिकेशन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के दौरान ये करती है गाबा की इनहिबिशन को बढ़ा देती है, इन्हेंस कर देती है। सेकेंडली क्या थी? जो कि ग्लूटामेट एक्साइटेशन को ब्लॉक करती है। थर्ड कौन सी थी? जो कि एक्टिवेट करती है अपोइड इनहिबिटरी GPCRs को। फोर्थ है जो कि अदर इनहिबिटरी पाथवे, जो कि गाबा बी, अल्फा 2 एंड H1 blocker. These are the 4 classification of
सीएनएस डिप्रेसेंट। ये थी हमारी सीएनएस डिप्रेसेंट की चारों तरह की क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको होप करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपको बनाऊंगी तो इसको फर्दर वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट बेंजोडाइजेपिन, देन बार्बिचुरेट, नॉन बेंजोडाइजेपिन, देन आपको क्लियरली ये सारी ड्रग्स कैसे काम कर रही हैं, क्या मैकेनिज्म है, प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के दौरान, जो कि सीएनएस डिप्रेसेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सीएनएस डिप्रेसेंट कॉल का ना एक ही मेन गोल होता है, हमारी जो ब्रेन की गतिविधि होती है उसको कम करना। मेनली कैसे करती है, 3 टाइप से, यानी कि फर्स्ट क्या है, इन्हेंस कर देती है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन, गाबा सिस्टम को इंक्रीज कर देती है, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है, जो कि ग्लूटामेट सिस्टम होता है। देन थर्ड क्या है, ये एक्टिवेट कर देती है इनहिबिटरी रिसेप्टर को, जिसे हम एपोइड सिस्टम बोलते हैं। तो मैं इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट क्या है, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन को इन्हेंस करती है, जो कि हमारे गाबा सिस्टम होते हैं। उसको जानने से पहले आपको पता तो होना चाहिए गाबा क्या होता है। गाबा क्या होता है गाइस, गामा एमिनोब्यूटाइरिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है। ये सबसे ज़्यादा मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन होता है हमारे ब्रेन का। जब गाबा बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, मेनली गाबा ए रिसेप्टर के साथ, तो ये क्या ओपन कर देता है, क्लोराइड चैनल ओपन कर देता है। जब क्लोराइड एंटर कर जाता है ना न्यूरॉन के बीच में, तो जो हमारे सेल्स होते हैं गाइस वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अंदर से। तो जो हाइपर पोलराइज्ड न्यूरॉन है ना, वो लेस लाइकली टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल, जिससे की वजह से हमारी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। कैसे डिप्रेसेंट ड्रग गाबा को इन्हेंस करती है, जो बेंजोडाइजेपिन है वो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देती है, यानी कि बार्बिचुरेट क्या कर देती है, क्लोराइड चैनल के ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देती है, क्लोराइड चैनल के ओपनिंग के ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती है। अल्कोहल और प्रोपोफॉल क्या कर देता है, ये भी गाबा ए रिसेप्टर के फंक्शन को बढ़ा देती है, इन्हेंस कर देती है, जिसकी वजह से सिडेशन कॉज होता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, हिप्नोसिस यानी कि हमें स्लीप लेने में मदद मिलती है, हमारे मसल रिलैक्स होते हैं, और हम जैसे दौरे पड़ रहे हैं सीजर्स को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। यानी कि ये क्या करता है, फर्स्ट गाइस, गाबा को हम जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही हमारा ब्रेन ब्रेक देगा। देन सेकेंड पार्ट है गाइस, जो कि है ब्लॉकिंग एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन, जिसे हम ग्लूटामेट सिस्टम बोलते हैं। पहले जानते हैं ग्लूटामेट होता क्या है। ग्लूटामेट ना हमारे दिमाग का सबसे ज़रूरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन को जगाता है और एक्टिवेट करता है। कैसे काम करता है ग्लूटामेट, हमारे दिमाग के कुछ खास रिसेप्टर, जो कि NMDA और AMPA और काइनेट से जुड़ता है। जब ये जुड़ता है ना, तो सोडियम और जो कैल्शियम है वो आयंस न्यूरॉन के अंदर एंटर कर जाते हैं। इससे न्यूरॉन के अंदर की ना विद्युत चार्ज बदलता रहता है, जिसे हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। डीपोलराइजेशन होने पे ना हमारे न्यूरॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और फायर करते हैं, यानी कि सिग्नल आगे भेजते हैं। यानी कि ग्लूटामेट हमारे दिमाग का एक तरीके से ऑन बटन होता है। कैसे ग्लूटामेट ब्लॉक करता है, मतलब कैसे जो डिप्रेशन ड्रग्स है वो ब्लॉक करती है ग्लूटामेट को। अल्कोहल क्या कर देता है, NMDA रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, जिससे एक्साइटेशन प्रिवेंट होती है। कीटामाइन और फिनाइसाइक्लिडिन क्या करता है, NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया कॉज होता है। इनहेलेशन एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड आइसोफ्लोरीन की क्या करती है, ग्लूटामेट ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देते हैं। रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, जितनी लेस एक्साइटेशन होगी उतना ही हमें सेडेशन मिलेगा, एनेस्थीसिया मिलेगा, और हमारी मेमोरी इम्पेयरमेंट रहेगी। यानी कि ग्लूटामेट को हम ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि हम अपने ब्रेन एक्सेलरेटर को कट कर दे रहे हैं। जितना हमारा एक्साइटेटरी नर्व डिप्रेस रहेगा उतना ही हमारे सिडेशन के और एंग्जाइटी रिलीफ के चांसेस बढ़े रहेंगे। देन थर्ड होता है गाइस, एक्टिवेटिंग इनहिबिटरी रिसेप्टर, यानी कि अपोइड सिस्टम। अपोइड रिसेप्टर क्या होते हैं, ये एक तरीके से नेचुरल पेन किलर होते हैं। जो अपोइड रिसेप्टर है ना, यानी कि हमारे दिमाग और शरीर में मौजूद स्पेशल प्रोटीन होते हैं, इन्हें हम लॉक्स की तरह मान सकते हैं, जिनमें अपोइड ड्रग या शरीर की प्राकृतिक दर्द ना कम करने वाली केमिकल्स जैसे कि एंडोर्फिन्स होते हैं और एनकाफिलिन्स होते हैं, वो चाबी की तरह फिट होती है। किस प्रकार से अपोइड रिसेप्टर होते हैं, ये 3 मुख्य प्रकार से होते हैं, मूव रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर। मूव रिसेप्टर सबसे ज़्यादा पेन रिलीफ होता है, यानी कि नींद और कभी कभी यूफोरिया, नशा कॉज करता है। कापा रिसेप्टर दर्द को कम करता है, लेकिन साथ में अजीब सपने या असुविधा भी दे सकता है। डेल्टा रिसेप्टर क्या कर देता है, ये दर्द को हमारे कंट्रोल करता है, हमारे मूड पर असर डालता है।
यानी कि क्यों अपोइड को सीएनएस डिप्रेशन माना जाता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग की एक्साइटेड एक्टिविटी को दबा देते हैं फर्स्टली, देन हमारे न्यूरॉन के बीच जो सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, यानी कि रिजल्ट के तौर पर हमारे शरीर और हमारा दिमाग डिप्रेस और काम हो जाता है। अपोइड ऐसी दवाइयाँ हैं, अपोइड रिसेप्टर पर काम करके हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत और धीमा कर देती है, इसलिए इन्हें सीएनएस डिप्रेशन की कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, अपोइड यानी कि क्लोज कर देता है पेन गेट्स बाय रिड्यूसिंग सिग्नल। अब सीएनएस डिप्रेशन कैसे काम करता है आपको पूरा एक्सप्लेन हो गया होगा गाइस। यानी सीएनएस डिप्रेशन क्या कर देता है, स्लो हमारे दिमाग को बिल्कुल स्लो कर देता है। कैसे? फर्स्ट गाबा को मजबूत बनाकर, यानी कि ब्रेन का जो ब्रेक होता है, गाबा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे दिमाग को काम कर रहा था, शांत कर रहा था। जब मेडिसिन गाबा को और मजबूत करती है ना, तो दिमाग की जो हमारी एक्टिविटी होती है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। यानी कि जो ड्रग्स आती थी बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट्स, अल्कोहल, प्रोपोफोल। सेकंड, ग्लूटामेट को कमज़ोर बनाकर, यानी कि ब्रेन का एक्सीलेटर को कमज़ोर बनाकर। ग्लूटामेट दिमाग का ऑन बटन है जो न्यूरॉन की सक्रिय करता है। अगर ग्लूटामेट का असर कम कर देते हैं ना, तो हमारा दिमाग बिल्कुल स्लो हो जाता है। यानी कि अल्कोहल, कीटामाइन, पीसीपी, इनहेल्ड एनेस्थीसिया। थर्ड होता है अपोइड रिसेप्टर को एक्टिवेट करके, नेचुरल पेन किलर सिस्टम को एक्टिवेट करके। हमारे शरीर में ना अपोइड रिसेप्टर दर्द कम करने और आराम देने के लिए काम आता है। जब ड्रग इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो दर्द हमारा कम हो जाता है और हमारा ब्रेन बिल्कुल काम हो जाता है। यानी कि मॉर्फिन, फेंटेनाइल, कोडियन, ट्रामाडोल और कोडीन। तो इमेजिन करिए आपका ब्रेन एक कार की तरह है, गाबा एक ब्रेक पैडल की तरह, बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट प्रेस करके रख रहे हैं उसको हार्डर, और ग्लूटामेट असलरेटर की तरह है। कीटामाइन और अल्कोहल आपके फुट को ऊपर की तरह लिफ्ट कर रहे हैं। तो नाउ गाइज, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब हमें लेना नहीं चाहिए सीएनएस डिप्रेशन। जनरली ऑल सीएनएस डिप्रेशन के लिए हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर है, यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको फैटल सप्रेशन का रिस्क हो सकता है, तो आपको इसको तब नहीं लेना चाहिए। लीवर डिजीज़ है अगर आपको सीवियर, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो डाउन है, तो ये आपको टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। देन गाइस, हाइपर सेंसिटिविटी है अगर आपको किसी ड्रग से, तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ड्रग अब्यूज़ की कोई भी हिस्ट्री है या एडिक्शन की कोई भी हिस्ट्री है, तो डिपेंडेंस का रिस्क हो सकता है, तो आप इसको बेटर है ना लें। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, और एल्डरली पेशेंट में फॉल का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन का रिस्क ज़्यादा होता है, और ओल्ड एज में डेलीरियम का भी रिस्क होता है, यानी कि जो कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे एल्डरली पेशेंट्स, उनमें भी रिस्क होता है। क्लास वाइज मैं आपको बताती हूँ गाइस, जो बेंजोडाइजेपिन होता है मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है माइस्थेजिया ग्रेविस जैसी डिजीज़ में, नैरो एंगल ग्लूकोमा में। बार्बिटूरेट्स किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इन पॉरीफीरिया में, मतलब कि ये इंड्यूस कर देते हैं एंजाइम को जो कि ट्रिगर करते हैं अटैक्स को। देन थर्ड होता है अपोइड, किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हेड इंजरी में, हम इसको अपोइड को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। Then guys, what are the drug-drug interaction of CNS depressant? First, A is additive CNS depressant. ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन यानी कि गैस, अगर दो या उससे ज़्यादा मेडिसिन जो पहले से ही दिमाग को स्लो करती हैं साथ में ले ली जाएं, तो असर जुड़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट्स, अपोइड्स अगर हम सपोज साथ में ले लिया अल्कोहल के साथ, अकेले में भी ये ड्रग्स दिमाग और सांस को वैसे भी धीमा करती है, साथ में लेने से हमें एक बहुत गहरी नींद आ सकती है, हमारे सांस रुक सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। सेकंड, एंटी हिस्टामाइन, H1 ब्लॉकर और सीएनएस डिप्रेसेंट हम साथ में नहीं ले सकते। एंटी हिस्टामाइन जो कि एलर्जी और सर्दी की मेडिसिन भी नींद लाती हैं, सीएनएस डिप्रेशन के साथ लेंगे तो बहुत ज़्यादा सिडेशन हो सकता है। थर्ड, एंटी साइकोटिक और सिडेटिव ड्रग नहीं ले सकते। एंटी साइकोटिक हमारे मानसिक रोगियों में दी जाती है, ये भी सिडेशन करती है। अगर सिडेटिव नींद की दवा हम साथ में लेती हैं तो बहुत ज़्यादा नींद और कन्फ्यूजन और हमारी गिरने का खतरा हो सकता है। देन एंजाइम इंड्यूसर इनहिबिटर मेटाबॉलिज्म पर असर करता है, यानी कि लीवर के एंजाइम, ठीक है, ये जो दवाइयाँ हैं लीवर के एंजाइम CYP450 से टूटकर बाहर निकलती है। कुछ दवाइयाँ ना इन एंजाइम को तेज यानी कि इंड्यूस कर देती हैं और कुछ को धीमा यानी कि इनहिबिट कर देती हैं। फर्स्ट, बार्बिटूरेट एंजाइम इंड्यूसर के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि CYP450 एंजाइम को तेज कर देती हैं, यानी कि दूसरी दवाइयाँ जल्दी टूट जाती हैं और असर कम हो जाता है, जैसे वाराफिन, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फेनिटाइन, सोडियम का असर
डाउन हो जाता है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक एजोल्ड एंटीफंगल के साथ हम एंजाइम इनहिबिशन नहीं ले सकते, ठीक है, यानी कि ये दूसरी दवाइयाँ शरीर से ज़्यादा जमा हो जाती हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, इसलिए बेंजोडाइजेपिन ऑपोइड का असर ज़्यादा हो जाता है, जहर जैसा असर कर जाता है, ठीक है। देन रिफाम्पिसिन कार्बामेज़ापाइन नहीं देते, ये भी एंजाइम इंड्यूसर है। बेंजोडाइजेपिन जल्दी टूट जाती है, नतीजा हमारा सिडेशन कम हो जाता है। देन अपोइड और एमओ इनहिबिटर जैसे सेलिगिलिन फेनालिजिन साथ में लेने पर सेराटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, बेचैनी, पसीना आना, मसल स्टिफनेस, दौरे पड़ना या हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है। अपोइड को, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को, एसएसआरआई को बिल्कुल साथ में नहीं ले सकते। कुछ अपोइड्स होते हैं जैसे ट्रामाडोल, मेप्रिडीन, सेरोटोनिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर एसएसआरआई या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को साथ में लेते हैं तो हमारा सेरोटोनिन सिंड्रोम का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देन अल्कोहल में स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशिएटर ऑफ ऑल सीएनएस डिप्रेसेंट, इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सीएनएस डिप्रेसेंट के साथ हम अल्कोहल बिल्कुल नहीं ले सकते। बेंजोडाइजेपिन और स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शंस, बेंजोडाइजेपिन को वेल्पोरिक एसिड के साथ भी नहीं। वेल्पोरिक एसिड एपिलेप्सी और मूड डिसऑर्डर की दवा है, यानी कि बेंजोडाइजेपिन को तोड़ने वाले एंजाइम को धीमा कर देती है, इसलिए बेंजोडाइजेपिन शरीर में ज़्यादा जमा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सिडेशन हो जाती है। बेंजोडाइजेपिन को क्लोजापाइन के साथ भी नहीं लेना चाहिए, क्लोजापाइन खुद ही सिडेशन कॉज करता है, तो बेंजोडाइजेपिन बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एंड गाइस, साइड इफेक्ट ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट, ये सिडेशन कॉज कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राउजीनेस कॉज कर सकता है, कंफ्यूजन कॉज कर सकता है, इम्पेयर्ड मेमोरी हो सकती है, ठीक है, स्पेशली बेंजोडाइजेपिन से। डिजीनेस कॉज करता है, अटैक्सिया कॉज करता है, अटैक्सिया में यानी कि हमारे जो मूवमेंट्स का असंतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकता है, हाइपोटेंशन के चांसेस होते हैं, ब्रेडिकार्डिया के चांसेस होती है, स्पेशली बार्बिटूरेट्स के साथ, यानी कि प्रोपोफोल या अपोइड्स ले रहे हैं आप। डिपेंडेंस का रिस्क बहुत ज़्यादा है, टॉलरेंस का रिस्क है, विड्रॉल सिम्टम्स जैसे कि एंग्जाइटी और ट्रीमर, सीजर्स अगर हम एकदम से छोड़ देते हैं इसको। पैराडॉक्सिकल रिएक्शंस हो सकता है, रेयरली होता है, एगिटेशन, चिड़चिड़ाहटपन, अग्रेशन, नाइटमेयर्स, स्पेशली बच्चों में और बूढ़ों में दिखा देते हैं ये सिम्टम्स। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट? अगर लॉन्ग टर्म तक इसको लेते हैं गाइस तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन की फंक्शन हो सकती है, यानी कि क्रोनिक बेंजोडाइजेपिन यूज़ के साथ आपको सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, आपका मूड बिल्कुल चेंज हो सकता है, बार बार आपका मूड चेंज हो सकता है, ऑर्गन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि बार बार ये मेडिसिन लेने से हमारी दवाइयाँ, हमारा शरीर हैबिचुअल हो जाता है, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। खासकर बेंजोडाइजेपिन का ना लंबे समय तक इस्तेमाल हमारी याददाश्त को कमज़ोर कर देता है, डिप्रेशन, मूड चेंज हो सकता है, चिड़चिड़ाहटपन, उदासी हो सकती है, ऑर्गन टॉक्सिसिटी यानी हमारी जो ऑर्गन है उस पर बुरा असर डालती है। अल्कोहल लेने से हमारे लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर की दिक्कत हो सकती है। बार्बिटूरेट से हमें लीवर एंजाइम को बढ़ाते हैं, दूसरी दवाइयों का असर बिल्कुल बिगड़ जाता है, तो ज़्यादा डोज से हमारे दिल और सांस पर भी असर पड़ता है। ड्राउजी यानी डी से डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस, आर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ओ से ओवरडोज रिस्क स्पेशली बार्बिटूरेट्स अपोइड्स के साथ, डब्ल्यू से विड्रॉल सिम्टम्स, एस से सिडेशन, स्लीपीनेस, स्लर्ड स्पीच, वाई से योर ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, पुअर कोऑर्डिनेशन की दिक्कत भी हो सकती है लॉन्ग टर्म इफेक्ट से। व्हाट आर द थेराप्यूटिक पर्ल्स गाइस? बेंजोडाइजेपिन बहुत ज़्यादा सेफर होते हैं बार्बिटूरेट से, इसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स वाइडर होती है। अल्कोहल वर्क करता है दोनों गाबा पे, इन्हेंस इबिशन और ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर पे, यानी कि ब्लॉक एक्साइटेशन पे, दोनों पे अल्कोहल असर करता है गाइस। देन अपोइड डिप्रेस पेन परसेप्शन बट आल्सो कॉज यूफोरिया एडिक्ट, यानी कि गाइस अपोइड सिर्फ दर्द को कम नहीं करती, पेन परसेप्शन को कम नहीं करती, ये साथ ही हमारे दिमाग में जैसे हैप्पीनेस और यूफोरिया यानी कि नशे का जो एहसास होता है वो भी करवाती है, मतलब जो हाई महसूस करते हैं, यही कारण है, इससे एडिक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जेड ड्रग्स होते हैं जैसे ज़ोल्पिडेम, जेलिप्लोन, एज़ोपिक्लोन, ये दवाइयाँ खासतौर पर नींद लाने वाली हिप्नोटिक इफेक्ट को बनाई गई हैं, ये हमारी एंग्जाइटी को ज़्यादा कम नहीं करती, यानी कि स्लीप स्पेसिफिक ड्रग है, एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम देती हैं। देन व्हाट आर द फार्माकोकाइनेटिक एडीएमई प्रोफाइल ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट गाइस? जो एब्जॉर्प्शन है फर्स्ट इसकी, ये जो सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं ना वो वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ऑरली, यानी कि बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट्स, अल्कोहल, अपोइड्स ऑरली वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। मेनली ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं? ये जो ड्रग्स है ना गाइज, ये हाईली लिपिड सॉल्युबल यानी चर्बी में हमारे जाके घुल जाती हैं, इस वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत जल्दी पार कर लेती हैं। रिजल्ट के तौर पर हमारे दिमाग तक तेज़ी से पहुंचकर उस पर असर डालती हैं, यानी जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बताती हूँ, थायोपेंटल सेकेंडों में बेहोश कर देता है पर्सन को।
मेटाबॉलिज्म गाइस मोस्टली हमारे लीवर में होता है, जो लीवर ब्रेक डाउन द ड्रग इनटू स्मॉलर पीसेस, जिसे मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। एक्सक्रीट मेनली ये किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये मेटाबोलाइट्स आर देन फिल्टर आउट कहाँ से करते हैं हम? किडनी के थ्रू, और हमारी बॉडी को ये छोड़ देती है यानी यूरिन के थ्रू, ठीक है। देन गाइस व्हाट आर द टॉलरेंस पावर ऑफ CNS डिप्रेसेंट? टॉलरेंस क्या है गैस? जब कोई भी इंसान ना बार बार कोई भी दवा जैसे कि शराब, नींद या गोलियां या अफीम लेता है तो धीरे धीरे उस दवा का असर कम होने लगता है। इसका मतलब कि वो पहले जैसी मात्रा से असर होता है अब उतने से नहीं होता। ये क्यों होता है? रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। हमारे शरीर में मेडिसिन का असर करने के लिए ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे चाबी ताले की तरह। बार बार दवा लगाने से रिसेप्टर कम हो जाती हैं, ठीक से काम नहीं करते। एंजाइम इंडक्शन यानी शरीर दवा को तोड़ने वाले एंजाइम ज़्यादा बनाने लगता है, मतलब दवा जल्दी ख़त्म हो जाती है और असर कम हो जाता है। किससे होती है प्रॉब्लम? इन दवाइयों से आती है, यानी कि शराब से, बारबिचुरेट से, बेंजोडाइजेपिन से, अपोइड से। व्हाट आर द डिपेंडेंस ऑफ CNS डिप्रेशन? फर्स्ट होता है फिजिकल डिपेंडेंस, देन सेकंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस में शरीर दवा का ना आदी हो जाता है एक तरीके से। अचानक दवा बंद करने पर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे बेचैनी होना, नींद ना आना, दौरे, घबराहट होना। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में हमारी मानसिक निर्भरता हो जाती है गाइस। हमारे मेडिसिन लेने से अच्छा या आराम महसूस होता है, दवा ना मिलने पर इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। ये मेनली बारबिचुरेट्स और अपोइड से होता है। तो व्हाट आर द फार्माकोडायनामिक? कैसे ये एक्ट करते हैं? तो CNS डिप्रेशन कैसे काम करता है? ये इनहिबिशन को बढ़ाता है, यानी कि गाबा ए रिसेप्टर को स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन, बारबिचुरेट्स, अल्कोहल, जेड ड्रग्स, यानी दिमाग को और ज़्यादा काम और शांत करने में मदद करते हैं। देन सेकेंड इज एक्साइटेशन को घटा देते हैं, NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अल्कोहल और कुछ एनेस्थेटिक्स यानी कि ये उत्तेजना को कम कर देते हैं। थर्ड क्या होता है? डायरेक्ट इनहिबिशन एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अपोइड रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं, अपोइड से हमारा दर्द कम करते हैं और सिडेशन देते हैं। फाइनल इफेक्ट क्या होता है? न्यूरॉन की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से नींद और हमारी जो टेंशन होती है वो कम हो जाती है, हमारी मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। एनेस्थीसिया सिम्टम्स होता है, हाइयर डोज पर सांस रुकना भी इसकी प्रॉब्लम एक हो सकती है। देन व्हाट आर द विड्रॉल सिम्टम गाइज? विड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं? बेंजोडाइजेपिन, बारबिचुरेट्स के जब अचानक बंद कर देते हैं तो हमें एंग्जाइटी, इंसोम्निया, ट्रिमर, सीजर, एगिटेशन यानी चिड़चिड़ापन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सेकंड, अल्कोहल पे विड्रॉल पर क्या होता है? हमारे ट्रिमर्स, हाथ कांप सकते हैं, सीजर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हेलुसिनेशन, झूठा दिखाई देना, सुनाई देना, डिलीरियम ट्रिमर्स हो सकते हैं, बहुत गंभीर हालात होती है, बेहद घबराहट, पसीना, भ्रम आना। देन अपोइड के साथ अफीम, हेरोइन आदि के साथ विड्रॉल पर आंखों से पानी आना, लैक्रीमेशंस हो सकता है, बार बार जमाई जैसे यॉर्निंग, पसीना आना, स्वेटिंग, मांसपेशियों में दर्द, मसल्स क्रैम्प्स होने, रोंगटे खड़े होने, गूज फ्लैशेस, दस्त, डायरिया और चिड़चिड़ाहटपन, इरिटेबिलिटी हो सकती है। देन व्हाट आर द टॉक्सिसिटी एंड ओवरडोज ऑफ CNS डिप्रेसेंट? उसके ओवरडोज क्या है? फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि सांस रुकना, ज़्यादा डोज में सांस धीमी हो सकती है, कोमा और मौत भी हो सकती है, यानी कि बारबिचुरेट्स और अपोइड से मेनली। अल्कोहल ओवरडोज से हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर बहुत कम हो सकता है, हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान गिर सकता है अचानक से, एरिथीमियाज यानी दिल की धड़कन भी गड़बड़ हो सकती है। बेंजोडाइजेपिन के साथ अकेले लेने पर हमारे सुरक्षित नहीं है, लेकिन अल्कोहल के साथ या अपोइड के साथ लेने में बहुत खतरनाक है, अकेले में ये सेफेस्ट है। फोर्थ इज अपोइड में क्या है? ओवरडोज के कारण क्या है? पिन पॉइंट प्यूपिल्स यानी पुतलियां सुई की नोक जैसी छोटी हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सांस रुक जाता है, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी जैसा लगता है। CNS डिप्रेशन के एंटीडोट क्या है? बेंजोडाइजेपिन जैसे डाइजेपाम, लोराजिपाम ज़्यादा डोज या जहर खा लेने पर एंटीडोट इसका है फ्लूमाजेनिल, यह दवा को उनके असर को तुरंत रोक देती है। अपोइड का क्या है? नैलोक्सोन, नाल्ट्रेक्सोन यानी कि जल्दी असर करता है, शॉर्ट एक्टिंग, इमरजेंसी में नैलोक्सोन लेते हैं। नाल्ट्रेक्सोन लॉन्ग एक्टिंग है, ज़्यादा डिपेंडेंस पे देते हैं। अल्कोहल, शराब के डिपेंडेंस पे हम विड्रॉल के लिए डाइसल्फिराम, एकाम्प्रोसिटेट, कैल्शियम देते हैं। शराब पीने की क्रेविंग को कम कर देता है, यानी कि तलब को बिल्कुल कम कर देता है डाइसल्फिराम भी। शराब पीने पर पेशेंट को उल्टी, सिर दर्द, घबराहट होती है तो मजबूरी में छोड़ना पड़ता है शराब को डाइसल्फिराम के साथ। व्हाट आर द क्लिनिकली प्रिकॉशन गाइज? बूढ़ों बुजुर्गों में इसको अवॉइड करना चाहिए, कन्फ्यूजन कॉज कर सकता है, फॉर मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकती है। इनको अल्कोहल के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अपोइड के साथ एंटीहिस्टामाइन एडिक्टिव डिप्रेशन दे सकता है, उसके साथ भी हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म एक्टिंग ड्रग इंसोम्निया के लिए हम इसको ले सकते हैं ज़ोलपीडेम को। लॉन्ग टर्म के लिए हमें एंग्जाइटी के लिए डाइजेपाम को ही यूज़ करना चाहिए। टेपर गोज डोज ग्रेजुअली,
ठीक है, जिसकी वजह से डोज को हम प्रॉपरली ले सकते हैं, ज़्यादा ओवरडोज नहीं करनी चाहिए। ये विड्रॉल को प्रिवेंट करता है, विड्रॉल जैसे सिम्टम्स को प्रिवेंट करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शन को हमें मॉनिटर करवाना चाहिए और लीवर फंक्शन को, अगर हम इसको बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा व्हाट आर द CNS डिप्रेसेंट। CNS डिप्रेसेंट यानी कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सिडेशन, स्लीप, मसल रिलैक्सेशन, पेन रिलीफ मिलता है और एनेस्थीसिया कॉज होता है। मैकेनिज्म क्या था गाइस, ये काबा को इन्हेंस कर देते थे, ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और ओपोइड रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। यूजेस एंग्जाइटी में, इंसोम्निया में, सीजर्स में, एनेस्थीसिया में, पेन मैनेजमेंट में, अल्कोहल विड्रॉल में हम इसको दे सकते हैं। रिस्क क्या है, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, विड्रॉल, ओवरडोज, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकती है। ठीक है, तो इसको समझ के लेना चाहिए। तो प्रिकॉशंस क्या है, अल्कोहल को अवॉइड करें और अदर एंटी डिप्रेसेंट को अवॉइड करें जब आप ये मेडिसिन यूज़ कर रही हैं। ठीक है, देन गाइस थैंक यू। इन नेक्स्ट सेशंस वी विल स्टडी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ CNS डिप्रेसेंट, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर, क्लिनिकल यूजेस। मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट मैं आपको क्लासिफिकेशन एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, बेंजोडाइजेपिन से स्टार्ट करूंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटुरेट्स, नॉन बार्बिटुरेट्स, ऐसे फर्दर मैं क्लासिफिकेशन आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ CNS डिप्रेशन। गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। एंड अगर आपको कुछ भी पीछे नहीं समझ